दोस्तों, आज का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एकदम बिगनर है, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी या फिर उन्होंने सोचा है कि मुझे IBPS एसओ 2026 इस बार देना है और उनके दिमाग में कई सारे डाउट्स हैं। देखिए, एज अ बिगनर हमारे दिमाग में कई सारे अलग अलग तरह के डाउट्स आते हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी को लेकर हो, क्वालिफिकेशन को लेकर हो, हमारे पास सिलेबस को, PYQs को लेकर, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना। तो सारे के सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपको क्लैरिटी मिलती है आपकी चीज़ों को लेकर, तो आपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ा सा डाउट्स लग रहा है IBPS एसओ को लेकर, तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड होने के बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी तरह के कोई डाउट या फिर क्वेरी बनती है IBPS एसओ 2026 को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप में से जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कि चैनल जो है, आप सभी का ये जो परिवार है, ये 3 लाख प्लस हो चुका है बेसिकली। ठीक है, तो इसे आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्री मिलता है। चाहे फ्री PDF की बात कर ले, डेली फ्री क्विजेस की बात कर ले, डेली करंट अफेयर्स हो गया, जॉब अलर्ट्स हो गए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो गए, तो काफ़ी सारा डेटा क्या मिलता है आपको, फ्री मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन आप सभी लोगों के लिए कि स्टार्टिंग अर्ली इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो तो सोचो मत, है ना। सोचने का टाइम अब गया एक तरह से, क्योंकि देखते ही देखते हमारे पास जो दिन, मतलब जो टाइम महीनों में था, मतलब 5 महीने 6 महीने का था, वो अब सिमट चुका है बेसिकली। मई चल रहा है आप लोगों का, जून, जुलाई और अगस्त में अपना एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। सबसे सिंपल और आसान सी चीज़ है ये, है ना। देखिए, 29 अगस्त को हमारे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर बात कर ले फेज 2 की, मेंस की, तो 1 नवंबर को अपना मेंस का एग्जामिनेशन है। और ये डेट हम बार बार इसलिए बताते हैं, आपको ध्यान रहे भैया, 29 अगस्त को अपना प्रीलिम्स लगा हुआ है, मेंस 1 नवंबर को लगा हुआ है। दोस्तों देखिए, एज अ बिगनर अगर आप देखें, है ना, तो IBPS एसओ एक चीज़ तो ये कि भाई ये कोई एक रेगुलर बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है ना। यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। जिस किसी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन करा जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ना कई सारे जो डाउट्स बनते हैं एज अ बिगनर, उसमें एक सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये आती है कि सर कहाँ से मैं शुरू करूँ। ठीक है, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से मैं शुरू करूँ बेसिकली। ठीक है, व्हाट टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, हाउ मच, कितना पढ़ना चाहिए मुझे, है ना, और व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन IBPS एसओ। IBPS एसओ के लिए मतलब क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है। जो एग्जाम हमसे डिमांड करता है, अगर आपने उस डिमांड को फुलफिल कर दिया तो वो आपका सिलेक्शन करवा देगा बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, क्लियर बात। तो ये थोड़े से पॉइंट्स है, आप इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस सेशन के बाद में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपके पास दिमाग में रहेंगे नहीं। इनको तो बैठा लो इन तारीख को, तो कि 29 अगस्त अपना प्रीलिम्स है और 1 नवंबर अपना क्या है, मेंस। ये अपने दिमाग में छप जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, वो सब बता रखे आपको बार बार। ठीक है, और नोटिफिकेशन का वेट मत करना बिल्कुल भी। अब देखिए, इसके अलावा थोड़ा सा अगर आगे कुछ पॉइंट्स पर हम लोग चले, तो इन अलग अलग स्ट्रीम्स पर आपकी रिक्रूटमेंट करी जाती है। IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, HR एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए, एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, इन 6 अलग अलग स्ट्रीम्स पर आपको रिक्रूट किया जाता है। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एक रिक्रूटमेंट हमारे लिए बनती है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारे लिए, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, कि सबसे पहले जो आता है एलिजिबिलिटी को लेकर, कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हूँ या फिर नहीं हूँ, है ना। तो वो अपन देख लेंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मतलब का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। देखिए, जो कट ऑफ डेट होती है, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है, उस मंथ की फर्स्ट डेट के जो पहली डेट होती है, फर्स्ट डेट जो होती है, उसको ज़्यादातर केसेस में कट ऑफ डेट माना जाता है, राइट। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास में, एग्जाम पैटर्न क्या होता है हमारे पास, सिलेबस किस तरह का है इसके अंदर, और PYQs में कहाँ से कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों पर फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात कर ले, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एज को लेकर। तो देखो, जितनी भी स्ट्रीम्स हमारे पास है, सभी में मिनिमम एज आप लोगों की 20 साल चाहिए रहती है और मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल चाहिए रहती है, मिनिमम
मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल चाहिए रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो एज को लेकर आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रिमिलियर को 3 साल का, उसके अलावा PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर्स का, देन एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए दोस्तों तो 5 ईयर्स का। ये आपको क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर ले तो हम लोग क्या करेंगे कि हर स्ट्रीम्स के रिलेटेड देख लेंगे, है ना। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात कर ले IT ऑफिसर की, तो IT ऑफिसर के लिए मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि 4 ईयर्स की आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री कर रखी कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने कर रखा है इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रिक्वायर्ड है, बस ये है कि आपकी डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा कि या फिर आपने क्या कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास करिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है आपने इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है पास्ड DOEE/CC B लेवल। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, IT ऑफिसर के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। दूसरा पार्ट दोस्तों अगर देखा जाए किसका, AFO का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, तो अगर आप लोगों ने 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है ना, 4 ईयर की डिग्री आपने करके रखी, किस में कर रखी है भाई, तो इन सारे पार्ट्स में से किसी में भी, जैसे बात कर ले अगर आपने एग्रीकल्चर में की है, हॉर्टिकल्चर में की है, एनिमल हस्बेंड्री में की है, ओके, वेटनरी साइंस के अंदर आपने कर रखी, डेयरी साइंस में कर रखी, फिशरी साइंस में कर रखी, फिजिकल्चर में कर रखी, एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशंस के अंदर कर रखा है, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर, फिशिकल्चर इंजीनियरिंग। तो ये 4 साल की डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। कितने साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री अगर आपके पास है इनमें से किसी भी पार्ट में, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। उसके बाद राजभाषा अधिकारी की अगर बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होना चाहिए किसमें, हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें लॉ ऑफिसर की, तो आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर बात करें हम लोग किसकी, HR एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हैं, एंड उसके साथ साथ ही 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होना चाहिए, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, HR, HRD, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ। तो ये डेटा आपके पास है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना जरूरी दोस्तों। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, HR एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मार्केटिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन तो आपका रिक्वायर्ड है किसी भी स्ट्रीम में, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग के अंदर, या फिर 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग में, 2 ईयर फुल टाइम PGDBA में, या फिर PGDBM, PGPM, PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रीम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने आई थिंक सभी को क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने भी बच्चे हैं जो IT ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो कैंडिडेट्स should have a certificate diploma degree in computer operations, language, should have studied computer information technology as one of the subjects in the high degree college। मतलब देखिए अगर IT ऑफिसर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर, है ना, स्केल 1 के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनमें से किसी भी पार्ट्स में आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डबल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात क्लियर हो गई हम अपने दिमाग में।
अब आता है दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो देखो आपका ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस का एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है। दोस्त ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ना, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है। इसको बिना क्वालिफाई करे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेज है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक मेंस, आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, ठीक है। तो मेंस का जो वेटेज है वो 80% का वेटेज है, इंटरव्यू आपका 20% वेटेज करता है। तो इस हिसाब से 100% को मिलाकर आप लोग की जो है बेसिकली रैंक बनती है किसके अंदर, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है। तो मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन उतना ही ज़रूरी अपने लिए फेज़ 1 भी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फेज़ 1 से आउट हो जाते हैं। अगर दोस्तों फेज़ 1 के थोड़े से पैटर्न्स को लेकर बात कर ले, तो अगर आप लोग बिलोंग कर सो किससे, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए क्वांट नहीं आता है फेज 1 में। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और जनरल अवेयरनेस पढ़नी है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। इंग्लिश के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आते हैं और आपको 40 मिनट मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है हमारे इस एग्जामिनेशन में, तो हमें फूक फूक के कदम रखने की जरूरत पड़ने वाली, ध्यान रखिएगा। सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पर निकालना पड़ता है। अगर आप लोग बिलोंग करते हो किससे, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर से, तो मेरे भाई आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे फेज 1 के अंदर वो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट होगा। इंग्लिश के अगेन 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 40 मिनट्स, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट्स, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स 50 मार्क्स और आपको 40 मिनट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा क्लियर हो गया सभी को। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 0.25 की, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, हमें सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ निकालना है। दोस्तों बात करें मेंस के एग्जामिनेशन की, तो जितने भी स्ट्रीम्स हमारे पास है, ठीक है, राजभाषा और लॉ ऑफिसर को छोड़कर आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है दोस्तों, 60 क्वेश्चंस 60 मैक्सिमम मार्क्स का। आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, 45 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है मेंस का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। और उसके अलावा अगर बात कर ले किसकी, राजभाषा अधिकारी के लेकर, तो राजभाषा अधिकारी में दोस्तों आपका प्रोफेशनल नॉलेज तो होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। 45 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव में, 2 क्वेश्चंस होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव में, मैक्सिमम 60 मार्क्स आपको मिलते हैं और 30 मिनट्स का टाइमर आपको यहाँ पर दिया जाता है, 30 मिनट आपको दोनों में मिलते हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी बनी होगी आप सभी को, नेगेटिव मार्किंग है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जो है बेसिकली यहाँ पर आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दे रहे हैं दोस्तों किसके, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आप लोगों के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 40% है, लेकिन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग तो 35% आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर रहेंगे बेसिकली, ठीक है। और मेंस और इंटरव्यू का 80-20 का रेशियो आपका चलता है किसके अंदर, आपके मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के अंदर। तो ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम हर चीज़ का डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ कर रहे हैं मेनली, क्लियर बात दोस्तों, ठीक है। और इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, चाहे आप लोग हिंदी में दो इंटरव्यू या फिर इंग्लिश में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर आप एक बिगनर है ना, तो ये बातें तो क्लियर हो गई हमारे पास। अब उसके अलावा ना कई सारी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, जिसमें कुछ मिस्टेक्स हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कई बार बता चुके मिस्टेक्स के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हो किसको, सिलेबस को और PYQs को। तो सिलेबस और PYQs को कभी भी एज अ बिगनर हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उन्हें समझना पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों। आपको समझ होना चाहिए उसके लिए कि मेरे PYQ में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस क्या है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों रैंडम प्रिपरेशन, मतलब किसी भी तरह से कुछ भी पढ़ाई शुरू कर दी, कभी क्वांट पढ़ लिया, कभी रीजनिंग पढ़ ली, कभी इंग्लिश पढ़ ली, है ना, कभी मन किया तो प्रोफेशनल नॉलेज पर चले गए, है ना। तो ये बिगनर की गलतियाँ होती है। तो रैंडम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइम टेबल वगैरह बना के फिर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, अपन देखेंगे किस तरह से बनेगा। और सबको लगता है कि मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर लूँ, प्रीलिम्स को वो मतलब समझते हैं कि प्रीलिम्स इज एवरीथिंग, सब कुछ है प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस का तो मुझे आता है, मैं प्रोफेशनल नॉलेज तो मेरे को आता है पहले से, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना अपने को, प्रोफेशनल नॉलेज इस एग्जाम के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। तो प्रीलिम्स एक फाइनल स्टेज नहीं है, ठीक है, वो अपना पार्ट है, इस एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो प्रीलिम्स पर बहुत ज़्यादा आई थिंक बच्चे जो हैं परेशान होते हैं प्रीलिम्स को लेकर, लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हो आराम से इसको थोड़ा सा पढ़ के, राइट्स रिसोर्सेज के साथ में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है, कई सारे आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो। देखो आप लोग पहले रिसर्च कर लो आराम से, अभी भी चाहो तो एक दो दिन लगा लो आप लोग, और उसके बाद देखो कि कहाँ का कंटेंट बढ़िया है, कहाँ के फैकल्टीज़ हमें मतलब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहाँ का पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो सोर्सेज आपको क्या करना है, लिमिटेड रखना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पर फोकस करना है। आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए रहेगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले रिसर्च कर लो, उसके बाद में आप लोग ज्वाइन करो किसी भी पार्ट को, और एक बार ज्वाइन कर लिया तो उन्हीं के साथ फिर प्रिपरेशन करने चलती है ना। यूट्यूब चैनल एक रखना है, क्लासेस आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को फैकल्टी को फॉलो करना है, 10 फैकल्टीज को फॉलो करने में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये काम आप लोग ना करें, है ना। और प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा उसको लेट स्टार्ट नहीं करेंगे अपन। ये मत सोचना कि मैं पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँ फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँगा, तो ये गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर देते हैं। जैसे अभी बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनको लगता है कि सर ट्रिक बताओ ना, सिर्फ ट्रिक बता दो हमारा काम चल जाएगा, ट्रिक बता दीजिए। तो ट्रिक से काम नहीं होता भैया, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स आप लोग के स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। थोड़ा सा दोस्तों आगे चलते हैं, कंप्लीट रोड मैप हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से अपन देखेंगे, है ना। फटाफट से अपन देखेंगे कि जैसे आज कितनी है, 16 में है, आज 16 तारीख है, कल 17 हो जाएगी बेसिकली, है ना। और उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स अपना 29 अगस्त को दे रखा है, मेंस हमारा कितना है 1 नवंबर को अपना मेंस का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा मतलब हमने क्या कर रखा है, इस प्रिपरेशन को कुछ फेजेस में डिवाइड कर रखा है कि भैया इतना फेज है अपने पास। ये जो इधर वाला फेज है आपके पास रेड वाला, ये तो खैर मेंस वाला पार्ट है ना। प्रीलिम्स का तो अपन यहाँ तक आने वाले हैं। तो ये 4 फेजेस होंगे हमारे पास में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और ये फेज 4, ठीक है। फेज 4 जो रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपना प्रीलिम्स टारगेटेड रहेगा। क्या रहेगा, पूरा का पूरा प्रीलिम्स टारगेटेड रहेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो करना क्या है, फेज 1 को किस तरह से क्वालिफाई करना है। दोस्तों आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे अपने जो 4 सब्जेक्ट है मेनली, है ना, 4 सब्जेक्ट जो अपने पास है, इसके अंदर क्या क्या आपके पास में क्वांट है, इसमें क्या क्या है आपके पास में क्वांट है, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन आपके पास है, किसका सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन हो गया। रीजनिंग के अलावा दोस्तों आपके पास इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा आपके पास क्या है, जनरल अवेयरनेस है। देखिए अभी आपको बता दिया कि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी में जनरल अवेयरनेस आता है, बाकी सारी स्ट्रीम्स में क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग आता है ना। किसी में ये नहीं आएगा, किसी में ये नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्वांट है तो राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर के अंदर क्वांट नहीं आता, उनका जीए वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये कंडीशंस हमारे पास है। तो देखिए सबसे पहला जो फेज आपके पास है ये किसका है हमारे पास में, अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करना। किसको काम करना, फाउंडेशन पर काम करना। अभी आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, लेकिन अभी स्टार्ट करा तो ये नहीं कि सर मैं ठीक है ये महीना तो निकल गया 1 तारीख से शुरू करूंगा, तो फिर भैया लेट होते चले जाओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि मई खत्म, फिर जून, जुलाई और अगस्त, हम सोच रहे कि जून और जुलाई ये 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए प्रॉपर वे में, और उसके बाद में अगस्त का जो महीना रहेगा आपके पास में वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, क्योंकि रिवीजन भी चाहिए रहेगा आप लोगों को, समझ रहे हो बात को। तो ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है फेज 1 है, इसको ये मान के चलो कि हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है। किस पर काम करना, कॉन्सेप्ट पर काम करना दोस्तों। तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे क्वांट की बात कर लें, या फिर रीजनिंग की बात कर लें, या फिर इंग्लिश की बात कर लें, या फिर जीए की बात कर लें, जैसे क्वांट की बात कर लें, तो देखिए आप लोग को ना दो तरह का रिक्वायरमेंट होगी, 2 तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी। अगर बिगनर है, फ्रेशर है, तो भैया 2 तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक हमें सपोर्ट स्टडी लेके चलना पड़ेगी, और एक हमें किसको लेके चलना पड़ेगा, मुझे एक जो स्टडी अपनी लेके चलनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी लेके चलना पड़ेगी, है ना, बिगनर के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वांट की क्लास सपोज करो आपने 1 से 1.5 घंटे की क्वांट की क्लास करी, सपोज करो 1.5 आवर की आपने क्वांट की क्लास करी। रीजनिंग की क्लास मान लीजिए आपने 1.5 आवर्स की करी, ठीक है। इंग्लिश की क्लास मान लो आपने 1 ही घंटा पढ़ा, और ये जीए वाला जो पार्ट है वो भी सपोज करो आपने 1 ही घंटा पढ़ा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स है ना, क्वांट और रीजनिंग, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, ये प्रैक्टिस मांगते हैं बार बार, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो आपका सपोर्ट स्टडी का पार्ट रहेगा, है ना, जो आपका सपोर्ट स्टडी का पार्ट रहेगा, सपोर्ट स्टडी मतलब कहाँ से, किस तरह आप यूट्यूब से देख सकते हो, मतलब यूट्यूब वाला पार्ट और पेड क्लासेस उनको एड ऑन कर सकते हो कि मेरा 1.5 घंटा उधर जाने वाला है कम से कम एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो मेरे भाई उसके अलावा आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्फ भी करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि इतना टाइम आपको सेल्फ के लिए भी देना पड़ेगा, इतना ही टाइम आपको किसके लिए देना पड़ेगा, सेल्फ के लिए भी आपको देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में मुझे इतने घंटे तो करनी ही पड़ेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि मेरा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है एक दिन के अंदर, तो देखो ये 3 घंटे, 3 और 3 6, 7 8 9 10, तो सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई होगी यार। ये कितने घंटे की पढ़ाई होगी, 10 घंटे की पढ़ाई होगी, है ना। अरे 10 घंटे की पढ़ाई ना छोड़ते तो आप एक काम कर लो, इनको 1 घंटे कम कर लो, 1 घंटे इनको कम कर लो, है ना। मतलब कि 2 घंटे इधर कम हो जाएंगे, मतलब कम से कम 8 घंटे तो अपने को देना पड़ेंगे, कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या दोनों चीज़ें एड ऑन कर ली है, आपकी सपोर्ट स्टडी भी हो गई है और उसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी भी हो गई है। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये काम अपने को करना है इसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों जो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट होगा आपके उसमें, प्रोफेशनल नॉलेज जो है उसको भी कम से कम आप 30 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट जो भी आप टाइम दे सकते हो उसको भी रेगुलर बेसिस पर देते चलना है। आप अभी बिगनर हो तो ये मत सोचो कि मैं प्रोफेशनल नॉलेज बाद में पढ़ूंगा, सर अभी तो मेरे पास टाइम है, नवंबर में एग्जामिनेशन है मेंस का। नहीं, अभी से पढ़ते चलो उसको भी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर भी टाइम अपना स्पेंड करो, इसे भी टाइम दीजिए, इसे भी पढ़िए आप लोग अभी, है ना। इसको छोड़ना नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास कि इस तरह से हमें क्या लेके चलना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चलना है धीरे धीरे करके। मुझे डेली बेसिस पर मुझे इस तरह से फॉलो करते चलना चीज़ों को, और हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है, हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको करना क्या है, साथ साथ आप क्या करते चलोगे, साथ साथ आप लोग क्या करोगे कि मेरे भाई आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, उस पर भी आओगे कि सर थोड़ी आप जब आप थोड़ा सा रिदम पकड़ने लगोगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पर भी आना है, ठीक है। तो जो ये फेज 2 वाला जो पार्ट रहेगा ना अपने पास, फेज 2, उसमें भाई यही सब कीजिए, है ना, कि आपको अपने सिलेबस को तो धीरे धीरे कंप्लीट करना ही है। सिलेबस कंप्लीट करते करते चले अपना, आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट पर आओगे, है ना, आप लोग क्विजेस पर काम करना शुरू कर दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पर काम करना शुरू कर दोगे, क्विजेस पर काम करना शुरू कर दोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके आप लोग क्या करेंगे, जब फेज 3 की तरफ मूव करने जाओगे तो आपके सिलेबस का एक अच्छा खासा हिस्सा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि 30 से 40% का सिलेबस तो आपका 30% से लेके 40% का सिलेबस आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, और ऑलमोस्ट मतलब पूरी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि फेज 3 के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा, और वो ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपको रेगुलर बेसिस पर लेके चलोगे, आप लोग रेगुलर बेसिस पर करते चलेगा इसमें, और रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशनल नॉलेज को भी आप लोग 30 मिनट 45 मिनट के आसपास का टाइम ऑन रेगुलर बेसिस पर दें, और नहीं देते हो तो फिर सैटरडे संडे जो मिलता है ना उसको पूरी तरह से झोंक देना, फिर कि उसमें आपको कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे करके उसको टाइम देना है प्रोफेशनल नॉलेज को, क्योंकि उसको स्किप नहीं कर सकते दोस्त, है ना। और उसके साथ साथ ही एक जो पार्ट अपना बनता है इंटरव्यू का, कौन सा पार्ट बनता है एक अपने पास में, इंटरव्यू वाला पार्ट, इंटरव्यू। तो वो जो इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, उसको भी सैटरडे संडेज ही मान लीजिए, सैटरडे संडेज में थोड़ा सा आप इंटरव्यू के लिए 1-आध घंटा पढ़ लो, उसके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कि इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है, क्लियर। और देखो एक अच्छा खासा टाइम टेबल जो होता है ना, टाइम टेबल, ये टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अब टाइम टेबल भी कैसा होना चाहिए दोस्तों, रियलिस्टिक होना चाहिए। देखो हम यहाँ पर किसी तरह का कोई टाइम टेबल आपको नहीं बताने वाले, कोई शेयर नहीं करने वाले, आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं कैसे फ्लेक्सिबल हूँ पढ़ाई के लिए, मैं दिन में पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, कब मैं कंफर्टेबल हूँ। जब आपको कंफर्टेबिलिटी लगती है उस हिसाब से अपने टाइम को आपको बाइफिकेट कर लेना है, उस हिसाब से अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि आपको भी पता है यार कि ऐसा रिजिड तो होना नहीं है कि भैया एक बार टाइम टेबल हो गया तो वैसे ही फॉलो करूंगा। भाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव करते रहेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा चीज़ें चलती रहेगी बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास दोस्तों, इन सारे पार्ट्स को अपने को लेके चलना है ना। तो जब अपन फेज 3 के अंदर पहुंच जाएंगे, बेसिकली फेज 3 के अंदर पहुंच जाएंगे, तो आप लोग ना जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट है, क्विजेस आपने लगाई है, सेक्शन मॉक्स आप लोग आना शुरू कर दोगे तो थोड़े से हैबिचुअल हो जाओगे आप लोग इन मतलब नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ से फिर अपन स्टार्ट किस को कर देंगे, फुल लेंथ मॉक को। फुल मॉक की कहानी आप लोग शुरू कर दीजिएगा। किसकी कहानी शुरू कर दोगे, फुल लेंथ मॉक की कहानी शुरू कर दोगे। और फुल लेंथ मॉक में डरना बिल्कुल नहीं है ना। शुरू में हो सकता है कि नंबर आपके बहुत गंदे नंबर आएंगे, है ना, नंबर ही नहीं आ रहे, स्पीड ही नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पहला मॉक दो, थोड़ा सा टाइम लो, मतलब 5-6 दिन बाद में, हफ्ते भर के बाद में दूसरा मॉक दो, फिर उसके बाद में फिर हफ्ते भर बाद दूसरा मॉक देना शुरू कर देना। ये फेज 3 की कहानी सारी की सारी क्लियर है। और जब हम लोग थोड़ा से अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करेंगे तो मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उनका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गलतियों को पहचानना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट जब लगाओगे आप लोग तो आप देखो कि क्या नहीं बन रहा आपसे, क्वांट के कौन से क्वेश्चन से जो नहीं बन रहे, है ना, क्या मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, रीजनिंग के अंदर क्या कहाँ मैं फंस रहा हूँ, पजल में पहले सॉल्व कर रहा हूँ या फिर सुलॉक्स में पहले सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले अपनी स्ट्रेटेजी क्या बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी सबसे पहले हमें सिंपल क्वेश्चन को पिकअप करना है। जब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो आप लोग क्या करना, पेपर की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे मान लो क्वांट आया
तो क्वांट के अंदर अपने को पता है 40 मिनट मिल रहे हैं, तो 1 मिनट 2 मिनट लगा दो वो सारे के सारे क्वेश्चन देखने में, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है, फटाफट से स्किप से करके आप सारे क्वेश्चन देख लो कि हाँ यार ये क्वेश्चन है मेरे पास, 2 मिनट चले गए अपने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये तो पता ना एटलीस्ट कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन है, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इनको खत्म करूंगा पहले, फिर मैं इनको खत्म करूंगा, फिर मैं इनको खत्म करूंगा, ऐसा कि पहले अप्रॉक्सीमेशन लगा ली, नंबर सीरीज लगा ली, क्वाड्रेटिक लगा ली, फिर आप लोग किस पर आ गए, आप लोग डीआई पर आ गए, कोई इजी लेवल की डीआई दिखी, फिर अर्थमेटिक पर चले गए। ऐसे रीजनिंग के अंदर है, आपने वन एलर वाले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिलॉक्स खत्म कर लिया आपने, कोई डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से वो सॉल्व कर लिया, ब्लड रिलेशन का कुछ दिखा उसको सॉल्व कर लिया, इनइक्वालिटी में कुछ दिख गया उसको सॉल्व कर लिया, ठीक, कोई छोटी मोटी पजल दिख गई, सेटिंग अरेंजमेंट दिख गया उसको सॉल्व कर लिया, ऐसे। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे ना अभी, वो चीज़ें सारी की सारी एग्जामिनेशन हॉल में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमें हर मॉक के बाद में जो गलती कर रहे हैं अपन, उन गलतियों को इंप्रूव करना है, और अगले मॉक के अंदर उसको क्या करना है, सुधारना है, उस पर काम करना है कि यार ये गलती मेरे को ना अगले मॉक के अंदर नहीं करनी है। कभी कभी एग्जाम दे के आते होंगे ना आप लोग, तो आपको लगता होगा यार काश मैंने ये क्वेश्चन को इस तरह से करता तो ये सही हो जाता, यार इंग्लिश के अंदर ना मैंने ये वाला मार्क नहीं किया, अगर ये वाला मार्क कर देता तो सही हो जाता, अगर मेरे को एक मौका मिल जाए उस एग्जाम को वापस रिटर्न लिखने का, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो जब मॉक टेस्ट दोगे तब भी आपको ये लगना चाहिए कि यार मैंने इस मॉक पे ना ये गलतियां करी है, अब मैं अगले बार इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करूंगा। और मॉक टेस्ट एक सेटिंग में दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में उठ के इधर चले गए, बीच में उठ के उधर चले गए, नहीं। मॉक टेस्ट देना है मतलब वो पूरा वैसे ही फोकस होना चाहिए, वैसा ही एटमॉस्फेयर आपका क्रिएट होना चाहिए, है ना, कि मेरे को मॉक टेस्ट देने बैठना है, मतलब बैठना है और उसी तरह से बैठना है जैसा मैं एग्जाम हॉल में देने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ईमानदारी रखिएगा अपने साथ में, खुद के साथ ईमानदारी रखोगे तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा। अगर लापरवाही करोगे, बेईमानी करोगे अपने साथ, तो फिर अच्छा हो ही नहीं, हो कैसे अच्छा हो सकता है फिर, ठीक है। आप लापरवाही करोगे, बेईमानी करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर अच्छा, है ना। तो कभी भी अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर कभी लापरवाही नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी दोस्तों। तो ये फेज है यार, एकदम बेसिक सी पार्ट है, सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है ना। और जब हमारा अगस्त मंथ शुरू होगा, बेसिकली कौन सा वाला, जो फेज 4 होगा, फेज 4 जो होगा अपने अगस्त वाला पार्ट, है ना, जब ये शुरू होगा, तो मेरे भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग काम किस पर करोगे, अपनी स्पीड पर काम करोगे, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने पर काम करोगे आप लोग, ठीक है। और मॉक्स में और बेहतर कैसे करा जाए उस पर काम करोगे सिर्फ, है ना। ये चीज़ें आपकी चलना चाहिए, है ना। ये कब से, अगस्त वाले पार्ट से। तो अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे पहले ये सिनेरियो कंप्लीट करना पड़ेगा, इधर कॉन्फिडेंस मुझे गेन करना पड़ेगा, मेरा सिलेबस, मेरा PYQs, है ना, इस पर सब कुछ होगा, इनमें सब कुछ होगा आपके पास। आप सिलेबस पर अच्छे से काम करने वाले हो, आप PYQs पर अच्छे से काम करने वाले हो, है ना। इस पर सेक्शन मॉक्स, क्विजेज, ठीक है, टेस्ट, ये सब चीज़ें आप लोग करने वाले हो, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ करोगे इस वाले पार्ट में। सिर्फ अगस्त वाले मंथ में आप लोग इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से, ठीक है। इसमें अपन ये देखेंगे कि भाई कुछ भी एकदम बहुत ही कुछ नया जो रहेगा उसको पढ़ने की कोशिश वहाँ पर नहीं करनी है। अगर कोई टॉपिक आपका बहुत परेशान कर रहा है आप लोगों को, तो आपने ऊपर से पढ़ लेना, उसको छोड़ दो, बाकी हटाओ, छोड़ो, क्योंकि अपने को सारे क्वेश्चन तो नहीं करने ना, अपने को सारे क्वेश्चन तो नहीं करने कि 50 के 50 क्वेश्चन करने, नहीं ना भाई। क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर 50 में से 50 नहीं करने अपने को, हमें इतना स्कोर करना है कि मेरा कट ऑफ बड़े आराम से क्लियर हो जाए, मेरे को सोचना ना पड़े। मेरा जो प्रीलिम्स का मतलब टारगेटेड स्कोर जो रहना चाहिए अपना, ठीक है, कम से कम 75 प्लस के आसपास अपने को लेके चलना है, 75 या 80 की रेंज में, 75-80 की रेंज में मैं लेके चलूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरह से अपने को लेके चलना है। तो एक थोड़ा सा रोड मैप है, इस तरह से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। और इधर वाले पार्ट में आप लोग प्रोफेशनल नॉलेज को कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे होंगे, और उसके बाद में जब ये 29 अगस्त के बाद ये जो आपका फेज 5 रहेगा, ये सारा का सारा किस पर डेडिकेटेड रहेगा, आपके 1 नवंबर के एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड रहेगा, कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो में प्रोफेशनल नॉलेज पर ही डेडिकेटेड रहना है, और उसके अलावा इंटरव्यू पर डेडिकेटेड रहना है। तो बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपने अभी टाइम रहते अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली तो। क्लियर बात सभी को, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लग रहा था आपके साथ डिस्कस कर ले यार। अब दोस्तों देखो, सिलेबस को लेकर अगर बात करेंगे तो क्वांट का मेरे भाई ये सिलेबस है पूरा का पूरा, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बुक अगर लेना चाहो तो आप दक्ष क्वांट वाली बुक फॉलो कर सकते हो। किसके लिए? क्वांट के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ये टॉपिक्स अपने सारे के सारे, और ये बुक आप ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा अगर बात कर ले किसकी, रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग के लिए चैंपियंस रीजनिंग बुक बेस्ट है अगर चाहें तो। और हाँ, एक बात और, अगर ये बुक्स नहीं लेनी आप लोगों को, क्योंकि इसमें प्रीलिम से मेंस तक की कहानी लिखी है, तो आप लोग एस क्वांट सीरीज की बुक ले सकते हो। एस रीजनिंग, एस क्वांट, एस इंग्लिश, इस तरह से उन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो मेनली, है ना। ये सारा का सारा किसका, रीजनिंग का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के मेनली बनते हैं। फिर दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, इंग्लिश को लेकर। तो मेरे भाई एस इंग्लिश की बुक सफिशिएंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली इंग्लिश को लेकर, है ना। आप देख सकते हो आराम से, क्योंकि ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है,
ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है दोस्त, इन सारे पार्ट से आपके क्या होते हैं, जनरल अवेयरनेस के मेनली क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा अपन फेज 2 को लेकर भी बात कर लें तो फेज 2 में देखिए IT ऑफिसर के लिए ये आपका AF वाला IT ऑफिसर में ये आपके इन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी है कई सारे, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी काफ़ी सारे आप लोगों के हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लोग AFO का पार्ट देख सकते हो कि इनसे क्वेश्चंस आप लोगों के मेनली बनते हैं, है ना। ये मार्केटिंग ऑफिसर वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं आपके। ये HR ऑफिसर वाला है, ठीक है, और ये लॉ ऑफिसर वाला है। देन उसके अलावा बस, ठीक है। तो एज अ बिगनर आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, है ना। तो अगर आपको क्लैरिटी मिली दोस्तों तो फीडबैक ज़रूर बताना आपके जो भी कमेंट बॉक्स में, है ना, कि मेरे को क्लैरिटी मिल गई है, कि एज अ बिगनर आई एम क्लियर, या फिर जो भी चीज़ें आपकी, है ना। कंसिस्टेंसी ज़रूरी होगी, आप अगर बिगनर भी हो या फिर जो बच्चे पहले से भी प्रिपरेशन करें तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है अपने को, है ना। अगर आप पढ़ाई शुरू करी तो भैया उसी हिसाब से चलते चलिएगा, और इन तीनों चीज़ों पर हमेशा काम करते चलना, कभी भी स्पीड के पीछे मत भागना। आपके कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी, अप्रोचेस, इन पर अगर काम कर लोगे आप लोग तो स्पीड ऑटोमेटिकली आप लोगों की बन जाएगी। बस पेन पेपर पर घिसना पड़ेगा आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए फिर अपन इतना ही रखते हैं। देखो नोटिफिकेशन का वेट मत करना दोस्तों, ठीक है, कि यार जो नोटिफिकेशन का पार्ट आपके पास है, अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास में लास्ट जून, मतलब जून लास्ट जून, या फिर जुलाई का पहला महीना, मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक, उसी में आप लोगों को नोटिफिकेशन जो देखने को मिल जाएगा। मतलब या तो 30 जून 29 जून के आसपास शायद आपको नोटिफिकेशन, क्योंकि मिल जाना चाहिए। अगस्त में एग्जामिनेशन है तो 1-1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस टाइम पर फिर आप उतना कुछ कर नहीं पाओगे जितना अभी से कर पाओगे मेनली, ठीक है। तो बस, और ये कुछ गलतियां और हैं जिनको हम एक बार वापस से गिना दें आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे बच्चों का फिर सिलेक्शन ना बड़े मुश्किल से हो पाता है, और ये तो मान के चलो कि हो ही नहीं पाता, है ना। ये लेट लतीफ़ वाले बच्चे तो जो ये गलतियां करते हैं, तो भैया मेरे देखो, आपको कौन कौन सी दिमाग में बातें रखनी है कि हमको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, बस अपनी पढ़ाई शुरू कर दो किसी भी तरह से, ठीक है। और कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिएगा। कई बार लगता है कि सर वो तो इतने टाइम से प्रिपरेशन करना, मेरा क्या होगा, तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स मत बदलते रहो, कभी इससे पढ़ लिया कभी उससे पढ़ लिया, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो बेहतर होगा कि आप किसी एक फैकल्टी को फॉलो करो, उनके साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बनाओ, लेकिन उसके लिए ले लो टाइम थोड़ा सा, है ना। उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट के बगैर कोई काम नहीं चलने वाला है, तो मॉक टेस्ट पर तो आपको आना ही आना है, ठीक है। सेक्शन मॉक्स, क्विजेज, टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद फिर फुल लेंथ मॉक पर आपको आने ही आना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। उसके अलावा इंटरव्यू वाले पार्ट को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, है ना। और ये जो है था ना मोटिवेशन, कि सर मोटिवेट कर दो हमें, हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो भैया किसी दूसरे के मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहा करो। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, नौकरी आपको लेनी है, पैसे आप कमाओगे, तो मोटिवेशन आपको खुद से आना चाहिए कि यार मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपने परिवार की लाइफ चेंज करनी है ना। क्योंकि जब एक बच्चा सिलेक्शन लेता है या फिर कुछ अच्छा बन जाता है बेसिकली अपनी फैमिली में, तो आने वाली सारी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, और उनके फैमिली कंडीशन जो है फिलहाल में वो कुछ अलग ही लेवल की हो जाती है फिर, है ना। तो बेहतर क्या होगा कि अपनी फैमिली कंडीशंस को देखो, अगर आपको नीड है, ज़रूरत है, तो उस बच्चे को फिर किसी तरह के कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद उसको पता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। कई बार जो हालात होते हैं ना फैमिली के, वो ऑटोमेटिकली इंसान को मोटिवेट कर देते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के कोई मतलब नहीं है मोटिवेशन वीडियो देखने का, है ना। बस अपने आप को प्रिपेयर करते चलो दोस्तों, क्योंकि बड़ी अच्छी सी बात कही गई कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आप क्या करें कि देखिए, आप लोग या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो, रिस्क लेना चाहो तो, अदरवाइज आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के इंडिविजुअल बैचेस हैं अलग अलग। इन बैचेस में आप अपने आप को एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लासेस हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बच्चे एनरोलमेंट करना चाहे, ये रेफरल कोड लगाइए, डिस्काउंट लीजिए और एनरोल कीजिए। कैसे एनरोल करना है, लेट मी शो यू, एक बार ज़रा दिखा देते हैं। तो देखो, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर। पहली लिंक पर क्लिक कीजिए, है ना, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, क्या दिखेगा, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जाओगे दोस्तों, आप लोग क्या IBPS SO दिख जाएगा आपको, यहाँ पर IBPS SO देखो, इसमें देखो कहाँ दिख रहा है IBPS, ये दिख रहा है, इस पर गए।
अब जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप लोग, इसको व्यू ऑल कर लीजिएगा, तो सारे स्ट्रीम्स के बैचेस आपको दिख जाएंगे, है ना। लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो जिस किसी स्ट्रीम से ज्वाइन करने वाले हो, लेट सपोज कि आप IT से जाने वाले हो, तो भाई IT वाले पार्ट पर क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बाय नाउ पर जाना होता है। फिर आपको कूपन कोड भी तो लगाना होगा ना, डिस्काउंट तो चाहिए रहेगा, तो कूपन कोड आप लगाइएगा। तो कूपन कोड के प्लेस पे आपको यूज़ करना होगा एक कूपन कोड जो होना चाहिए Y710, ठीक है। कूपन कोड क्या हो गया, Y710 Y710, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो रेफरल कोड का ध्यान रखिए, कूपन कोड का ध्यान रखिए। Y710 एक कूपन कोड है जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे प्रोडक्ट में एनरोल कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल एग्जाम की कवरेज चाहिए तो आप लोग जा सकते हो बैंक महापेक प्लस के लिए, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, काफ़ी सारा टाइम हमने आपका ले लिया है। सो आज के लिए इतनी, आई होप कि सारी की सारी क्लैरिटी आप लोगों को बन गई होगी। तो मेरे भाई अब सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।